हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार भाई सभी को। एवरीडे साइंस वाला जो आपका चैप्टर है, पार्ट है, उसमें हमारा जो अगला पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम है अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस सॉल्ट, जो कि एवरीडे साइंस का ही पार्ट है आपके। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अम्ल क्षार लवण। एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट, इन तीनों के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं। ये इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड एसिडस से हुई है। और एसिडस का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, वो होता है खट्टा, और इसका मतलब अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। एक वैज्ञानिक था आर हीनियस, और आर हीनियस ने अम्ल की एक परिभाषा दी है, इंपोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू आर हीनियस, आर हीनियस ने क्या बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं या H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ आर हीनियस के अनुसार अम्ल एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, जलीय विलयन के साथ, जलीय विलयन के साथ H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, जलीय विलयन के साथ H+ आयन प्रदान करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। जैसे हम बात करें HCl है, तो HCl जो होगा वो H+ आयन देगा, और कौन सा आयन देता है, Cl- आयन देता है। CH3COOH, तो CH3COO- प्लस कौन सा आयन देगा, H+ आयन देगा। तो कोई भी अम्ल जो होगा वो जलीय विलयन के साथ H+ आयन देता है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं दोस्तों, अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। ये जो परिभाषा है वो जल में विलय यौगिकों के लिए सत्य है। ये जल में विलय यौगिकों के लिए सत्य मानी जाती है। जल में विलय यौगिकों के लिए, यानी वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड, जल में विलय यौगिकों के लिए सत्य है। ये वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड्स की सत्य माना इसको जाता है। एक वैज्ञानिक थे लॉरी, और एक थे ब्रोस्टेड। इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया है जिसको प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत कहते हैं। और प्रोटॉन विनिमय के सिद्धांत के अनुसार भी इन्होंने अम्ल को क्या किया है, परिभाषित किया है। तो 1923 में लॉरी एवं ब्रोस्टेड के अनुसार, लॉरी और ब्रोस्टेड ने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत। प्रोटॉन विनिमय का थ्योरी ऑफ प्रोटॉन एक्सचेंज, थ्योरी विनिमय का सिद्धांत दिया है। कि थ्योरी विनिमय का सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार अम्ल क्या होते हैं। इसके अनुसार जो अम्ल होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं।
जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, HCl को जब जल में घोला जाता है, जैसे HCl को जब वाटर के अंदर घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तो याद रखना ये HCl जल को एक आयन देता है जिससे बनता है H3O+, साथ में क्लोराइड आयन बाहर निकल जाते हैं। तो ये बात किसने बताई थी, लॉरी एंड ब्रोस्टेड ने बताई थी। किसने बताई थी, ब्रोस्टेड एवं लॉरी के द्वारा बताई गई है। फिर अपन बात करते हैं अम्लों के गुण, कि अम्लों के कौन कौन से गुण हैं। अम्लों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अम्लों के गुण की बात करें तो अम्ल, पहला गुण तो मेन है, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो पहला गुण कौन सा है, स्वाद में खट्टे। पहला गुण कौन सा है, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये शॉर्ट टेस्ट वाले होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है, इनकी धातुओं से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। याद रखना, दूसरा है कि कोई भी एसिड है, यदि इसकी मेटल के साथ रिएक्शन करें, मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाए, अभिक्रिया करवाई जाए, तो एक गैस प्राप्त होती है जिसका नाम है दोस्तों हाइड्रोजन गैस। क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस। जैसे कोई भी अम्ल है H2SO4, इसकी क्रिया जिंक मेटल के साथ कराई जाती है तो ये बनाता है जिंक सल्फेट, साथ में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन आता है कि अम्लों की धातुओं से क्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। दूसरा, इनके मापन के लिए, इनकी पहचान के लिए लिटमस पेपर का यूज करते हैं। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। सूचक दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं, एक गंध वाले भी होते हैं। ये मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज तथा नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर सकते हैं। लिटमस पेपर बनाने में, लिटमस पेपर क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। पेपर लाल करते हैं, सूचक के रूप में काम में लाया जाता है। ये मैं सूचक आपको चलो अलग से लिखवा दूंगा। तो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, अम्ल नीले को लाल करते हैं, क्षार जो होते हैं वो लाल को क्या कर देते हैं, नीला करते हैं। ये अम्ल और क्षार की पहचान हेतु इन सूचकों का यूज किया जाता है। एक रोसेला लाइकेन होता है जिसका उपयोग लिटमस पेपर बनाने में किया जाता है। अगला जो आता है वो है कि अम्ल कोई भी है, अगर इसकी हम क्षार से क्रिया करते हैं, बेस से क्रिया कराते हैं, तो लवण का निर्माण होता है, सॉल्ट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सॉल्ट का निर्माण होता है। तो अम्लों की क्षारों से क्रिया कराने पर किसका निर्माण होता है, याद रखना, बेस का निर्माण होता है, क्षार का निर्माण होता है। जैसे अपन बात करें, HCl अम्ल है, NaOH एक क्षार है, तो ये क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बना, नमक NaCl प्लस क्या बन गया, H2O। तो ये बन गया नमक सोडियम क्लोराइड। तो एसिड और क्षार की क्रिया कराने पर क्या बनता है दोस्तों, लवण का निर्माण होता है। ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। याद रखना, एक कैसी अभिक्रिया है ये, उदासीनीकरण एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये। न्यूट्रलाइजेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, उदासीनीकरण तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट अपन को याद रखना है। प्रबल अम्ल हो, अम्ल में अभी बताऊं आपको, एक तो प्रबल अम्ल प्रबल भी होते हैं, प्रबल और अम्ल दुर्बल भी होते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इनकी बात भी अपन करेंगे। लेकिन प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार यदि होगा तो लवण अम्लीय होगा। जो प्रबल होगा ना, ऐसे ही उससे बनने वाला लवण क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। यदि वहां पर प्रबल क्षार लेंगे अपन क्रिया में, तो फिर बनने वाला जो लवण होगा वो भी कैसा होगा, क्षारीय होगा। याद रखना, कैसा होगा, क्षारीय। पांचवा पॉइंट ये है कि यदि प्रबल अम्ल की बात करें अपन, प्रबल अम्ल
कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्रबल अम्ल की क्रिया यदि अपन दुर्बल क्षार से करा रहे हैं, दुर्बल क्षार से करा रहे हैं, वीक बेस से करा रहे हैं, तो इससे जो लवण बनेगा वो लवण कैसा होगा? अम्लीय होगा। इससे सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा बताओ? अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि जिस यहाँ पर अम्ल कैसा है? प्रबल है, तो प्रबल वाला ही अपना प्रभाव दिखाएगा। तो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार मिलकर के लवण कैसे बनाते हैं? अम्लीय बनाते हैं। जैसे प्रबल अम्ल होता है HCl और NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? दुर्बल क्षार है। जब इनकी क्रिया कराई जाती है तो बनता है दोस्तों NH4, इसके Cl से जुड़ेगा और इसका H प्लस OH माइनस से जुड़ेगा, तो ये बन जाता है NH4Cl प्लस H2O। इसको बोलते हैं बेटा अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना, ये अम्लीय लवण है। कैसा लवण है बताओ? ये अम्लीय लवण है। एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। और यहां पर ये क्या है? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है बताओ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है बताओ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और ये क्या है? ये है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बनने वाला लवण कैसा होगा? अम्लीय होगा। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार उल्टा कर दो। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। अब जो प्रबल होगा ना, उससे बनने वाला लवण भी वही क्या होगा? प्रबल होगा। तो यहां पर लवण जो होगा ना, अब कैसा बनेगा? क्षारीय बनेगा। कैसा बनेगा? एल्कलाइन सॉल्ट बनेगा। कैसा बनता है? एल्कलाइन सॉल्ट का निर्माण होता है। दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, यानी ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा। इसी के कारण जो बनने वाला लवण है वो कैसा होगा? क्षारी। जो इधर प्रबल होगा ना, वो लवण उसी तरीके का होगा। यदि प्रबल इधर अम्ल है तो लवण भी प्रबल होगा, यदि इधर दुर्बल है तो लवण भी दुर्बल होगा। जो इधर प्रबल होगा ना, वो ही अपना प्रभाव इधर दिखाएगा। जैसे अपन बात करें, दुर्बल अम्ल का उदाहरण हमने लिया है CH3COOH, जिसको अपन बोलते हैं बेटा एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। प्रबल क्षार के रूप में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई है, तो इससे बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट CH3COONA। और ये लवण जो होगा वो कैसा होगा? क्षारीय लवण होगा। कैसा लवण होगा? क्षारीय लवण होगा। साथ में इसमें जल का अणु निकल जाता है। क्योंकि यहां पर क्षार प्रबल है तो लवण भी कैसा प्राप्त होगा बताओ? क्षारीय होगा। कैसा प्राप्त होगा? क्षारीय प्राप्त होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट। यदि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करें, अम्ल प्लस कोई भी धातु ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड हो सकता है, उसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? जल और लवण बनता है। क्या बनता है? जल एवं लवण का निर्माण होता है। वाटर प्लस सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? वाटर प्लस सॉल्ट बनेगा। जैसे एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी क्रिया कराई आपने कॉपर ऑक्साइड से। क्या किससे क्रिया कराई है? कॉपर ऑक्साइड से क्रिया कराई है। तो ये क्या बनता है? ये बनेगा दोस्तों कॉपर क्लोराइड। और साथ में किसका अणु बन जाएगा? जल को अणु बन जाएगा। किसका अणु बनेगा? जल का अणु बन जाएगा। ये जो कॉपर क्लोराइड है ये लवण होगा। और ये लवण कैसी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा, एल्कलाइन नेचर का होगा। कौन से नेचर का होगा? एल्कलाइन नेचर का होता है।
अगला जो इसका गुणधर्म आता है वो है कि कोई भी अम्ल जो होता है ना, एसिड जो होता है, वो क्षयकारी होता है, या इसको बोल सकते हैं संक्षारक होता है। कोरिजन जो हमने रिएक्शन पढ़ी है, इसको कोरोसिव बोलते हैं। कोरोसिव का मतलब होता है उसको खराब कर देता है। अम्ल जो होते हैं वो क्षयकारी संक्षारक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल के संपर्क में यदि कोई भी चीज आ जाए, जैसे लकड़ी आ सकती है, कपड़ा आ सकता है, कोई धातु वगैरह आ सकती है, तो धातुओं का क्षरण हो जाता है, पत्थर वगैरह आते हैं, तो इनके संपर्क में पत्थर वगैरह आ जाए तो इनका क्या हो जाता है, इनका क्षरण प्रारंभ हो जाता है, इनका नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, उसी को हम कहते हैं संक्षारक। यदि ये हमारी कोई भी त्वचा भी यदि कोई प्रबल अम्ल के संपर्क में आ जाती है तो हमारी त्वचा झुलस जाती है, क्योंकि संक्षारक होते हैं, क्षयकारी होते हैं। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है नौवा, अम्लों के जलीय विलयन, अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लों का जो जलीय विलयन होता है ना, वो विद्युत का सुचालक होता है। यानी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं, क्योंकि इनके जलीय विलयन में H प्लस आयन उपस्थित होता है। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें H प्लस आयन्स पाए जाते हैं। इनके जलीय विलयन में कौन से आयन पाए जाते हैं, H प्लस आयन्स उपस्थित होते हैं। अम्लों की पीएच वैल्यू जो होती है ना, लास्ट पॉइंट, अम्लों की पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होगी। क्या होगी, 7 से कम होती है। अगर 3.5 से कम होती है तो उसको प्रबल अम्लीय बोलते हैं। ये अम्लों के मेन गुण हैं। अब बात करते हैं अम्लों के प्रकार। टाइप्स ऑफ एसिड्स। अम्ल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हाइड्रोजनी अम्ल। हाइड्रोजनी अम्ल, हाइड्रोजनी अम्ल क्या होते हैं, जिन अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है लेकिन ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होगा लेकिन ऑक्सीजन परमाणु क्या होगा, एब्सेंट होगा। उसको क्या बोलेंगे बताओ, हाइड्रोजनी अम्ल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोसाइनाइड एसिड। तो HBr, HCl, HCN हाइड्रोसाइनाइड अम्ल है ये कौन सा है, हाइड्रोसाइनाइड अम्ल। ये कौन सा है बताओ, हाइड्रोसाइनाइड अम्ल। ये है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और ये कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl, HBr, HCN ये कैसे अम्ल हैं बताओ, हाइड्रोजनी अम्ल हैं। कैसे अम्ल हैं, हाइड्रोजनी अम्ल हैं। दूसरा आता है ऑक्सी अम्ल। दूसरा कौन सा आता है, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही प्रेजेंट हों, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों ही उपस्थित हों, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों ही उपस्थित हों तो उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो HNO3, H2SO4 ये कौन से अम्ल हैं बताओ, ऑक्सिक अम्ल हैं। ये कौन से अम्ल हैं, ये ऑक्सी अम्ल हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही पाए जाते हैं। कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3।
ये तो आप जानते ही हो सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा है, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, तो दोनों ये ऑक्सी अम्ल हो गया। तीसरा आता है दोस्तों प्रबल अम्ल, इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है निम्न में से प्रबल अम्ल का उदाहरण है कौन सा, दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो प्रबल अम्ल तीसरा प्रकार का जो आता है वो आता है प्रबल अम्ल, को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल का मतलब होता है ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनीकृत हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं उनको? प्रबल अम्ल बोलते हैं। तो ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनीकृत हो जाएं। पहला पॉइंट तो क्या है? जल में पूर्णतया आयनीकृत, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं और H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन प्रदान करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है दोस्तों प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सारे अम्ल जो हैं ये प्रबल अम्ल हैं, ये प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। ये क्या है सारे? ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं इनको, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो HCl, H2SO4, HNO3। HNO3 ये तो है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, एक बार नाम लिख देता हूं मैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये है नाइट्रिक अम्ल और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नमक का तेजाब बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल है। फिर आता है हमारा एक दुर्बल अम्ल। कौन से आते हैं? दुर्बल अम्ल 4th नंबर पर आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल को बोल सकते हैं अपन वीक एसिड। दुर्बल अम्ल का मतलब होता है जिनमें कार्बन होगा, पहचान याद रखना, जिनमें कार्बन होगा वो दुर्बल अम्ल होगा 100%। परिभाषा क्या होगी? ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, वो तो पूर्णतः होते हैं, और ये जल में क्या होंगे? आंशिक रूप से आयनीकृत। जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। दूसरी बात, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, कम मात्रा में H प्लस आयन प्रदान करते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? दुर्बल अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH। इसके अलावा अपन बात करें सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल C6H8O7, जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं वो सभी दुर्बल अम्ल हैं, याद रखना। टार्ट्रिक अम्ल भी इसी में आएगा, C4H6O6, तथा अन्य कार्बनिक अम्ल जिनमें भी कार्बन कार्बन पाया जाता है, वो सारे ऑर्गेनिक जो एसिड जितने भी हैं, चाहे वो सिट्रिक अम्ल हो सकता है, ग्लूकोनिक अम्ल हो सकता है, मैलिक अम्ल हो सकता है, सिट्रिक अम्ल हो सकता है, बेंजोइक एसिड हो सकता है, ग्लूटामिक एसिड हो सकता है, ब्यूटायरिक एसिड हो सकता है, ये सारे दुर्बल अम्ल में आते हैं दोस्तों। किसमें आते हैं? ये दुर्बल अम्ल के अंदर आते हैं। किसमें आएंगे? ये सारे के सारे दुर्बल अम्ल के अंदर ही आते हैं। ये हमने अम्लों के प्रकार भी पढ़ लिए हैं, और अम्लों के इसके अलावा अपन ने क्या पढ़े हैं याद रखना, 4 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं अम्लों के, इसमें प्रॉपर्टीज भी हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। ब्रोंस्टेड लॉरी की बात भी हमने पढ़ ली है। ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल प्रोटोन दाता होते हैं और क्षार क्या होते हैं? प्रोटोन ग्राही होते हैं। तो अपन ने ब्रोंस्टेड लॉरी भी पढ़ लिया था। ब्रोंस्टेड लॉरी ने क्या बताया था? ब्रोंस्टेड लॉरी ने बताया था
कि अम्ल क्या होते हैं, दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं। इसके अनुसार दो बातें थी। इसके अनुसार अम्ल तो क्या होते हैं, हमेशा प्रोटॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। और क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ये बात किसने बताई थी, ब्रोस्टेड एवं लॉरी ने बताई है। किसने बताई है ये, ब्रोस्टेड एवं लॉरी के द्वारा बताई गई बात है कि अम्ल प्रोटॉन दाता होंगे और क्षार कैसे होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होंगे। कैसे होंगे, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। एक लुईस संकल्पना भी आती है अम्ल क्षार के बारे में, लुईस ने भी बताया था। अम्ल के बारे में लुईस ने बताया था कि अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। लुईस संकल्पना के लिए हम बात करें कि लुईस ने क्या बताया था, तो लुईस संकल्पना के अनुसार, लुईस संकल्पना के अनुसार, पूछ ले आपसे कि लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, तो लुईस के अनुसार अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, जिनको क्या कहते हैं अपन, एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और ऐसे अम्लों को लुईस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल बोलते हैं। ये लुईस अम्ल बोलते हैं। और ये सभी अम्ल जो होते हैं, सभी लुईस अम्ल जो होते हैं ना, ये धनायन होते हैं। कैसे होते हैं ये, धनायन होते हैं। सभी कैसे होंगे, याद रखना, पॉजिटिव आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये धनायन के रूप में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, धन। जैसे अपन बात करें Na+, K+, ये सारे लुईस अम्लों में आते हैं, याद रखना। Ca2+ वगैरह है, Zn2+ वगैरह है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हैं। ये लुईस अम्ल का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर यदि अपन क्षार की बात कर लें साथ में, तो क्षार क्या होते हैं, वेश क्या होता है, तो वेश होता है अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, उसको क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। ये सभी ऋणायन होते हैं। ये सभी कैसे होंगे, याद रखना, ऋणायन होंगे। जैसे अपन बात करें क्लोराइड माइनस, क्लोराइड माइनस, हाइड्रोक्साइड माइनस, ये किस में आते हैं, ये क्षार बनाने का काम करते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है। ये सब क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। तो ये बात अपन ने बात की, लुईस संकल्पना के अनुसार है। ये भी कई बार हमसे पूछा जाता है। तो अम्ल व क्षार लुईस संकल्पना के अनुसार एक साथ मैंने परिभाषा बता दी है, और ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार भी एक साथ परिभाषा बता दी है। बस आर्हीनियस ने भी दोनों के लिए बोला था। आर्हीनियस ने क्या बताया था कि जो जलीय विलयन के साथ H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो आर्हीनियस की परिभाषा अपन क्षारों के लिए अलग से लिख लेंगे। चाहो तो आप साथ में भी लिख सकते हो आर्हीनियस ने, लेकिन अपन ने यहाँ पर ये ब्रोस्ट लॉरी के अनुसार ही बताया है। बाकी आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा तो हो गई है। क्षार का मैंने इसमें एक साथ नहीं लिखा था, क्योंकि हम क्षार अलग से ही पढ़ेंगे, तो वहीं पर ये लिख लेंगे। ठीक है, ये तीन परिभाषा बताई है मैंने, लुईस के अनुसार और आर्हीनियस के अनुसार और ब्रोस्टेड लॉरी के अनुसार। अब ऊपर अम्लों के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उनकी चर्चा अपन थोड़ी कर लेते हैं कि अम्लों के दैनिक जीवन उपयोग। एक सांद्र अम्ल और दुर्बल अम्ल, वो भी अपन को पढ़ना है थोड़ा। प्रबलता के आधार पर अम्ल भी प्रकार के होते हैं। तो दुर्बल अम्ल होता है, और एक जो दुर्बल अम्ल होता है, एक होता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। वो प्रबलता के आधार पर होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं पानी मिलाने के आधार पर होता है, जल की मात्रा मिलाने के आधार पर होता है। प्रबल अम्ल और सॉरी सांद्र अम्ल, और एक होता है तनु अम्ल। एक चीज और बता देता हूं मैं साथ में यहाँ पर, जल अपन ऐड करते हैं ना, या फिर हम ये कह सकते हैं सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार, सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार जो हैं वो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सांद्र अम्ल, जिसको बोल सकते हैं अपन कंसंट्रेट एसिड। एक होता है तनु अम्ल,
इसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं याद रखना। अगर हम बात करें सांद्रम तनु अम्ल का मतलब क्या होता है, तो सांद्र अम्ल कंसंट्रेट एसिड का मतलब होता है कि अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और जल की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी। उसको तो बोलते हैं सांद्र अम्ल। और तनु करने के लिए क्या मिलाया जाता है? अम्ल में वाटर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अम्ल में वाटर, या फिर वाटर में अम्ल मिलाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि तनु करने के लिए अम्ल में वाटर मिलाया जाता है या वाटर में अम्ल मिलाया जाता है। तो याद रखना, वाटर में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में वाटर। तो जल में अम्ल मिलाते हैं, जल में अम्ल मिलाते हैं। तो अम्ल को ऊपर से मिलाते हैं किसके अंदर? जल के अंदर। जल को अम्ल में कभी नहीं मिलाते हैं। इसमें विशिष्ट ऊष्मा वाला मामला होता है। यदि आपने अम्ल में जल मिला दिया तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, जिसके कारण वो कांच का पात्र होता है वो चटक जाता है, चेहरा वगैरह जल सकता है, कपड़े वगैरह पर छींटे आ सकते हैं। इसलिए लैब में ध्यान रखा जाता है कि हमेशा जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए। तनु अम्ल में बस जल की मात्रा अधिक होगी, जल की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। इसके उदाहरण नहीं होते हैं, क्योंकि HCl तनु भी हो सकता है, HCl डाइल्यूट भी हो सकता है। बस जल की मात्रा अधिक होगी तो वो तनु हो जाएगा और इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है। तो ये तनु और सांद्र याद रखना। सांद्र अम्ल को, कंसंट्रेट एसिड को तनु बनाने के लिए, डाइल्यूट बनाने के लिए, तनु बनाने के लिए क्या किया जाता है? जल में अम्ल मिलाया जाता है, जल में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में जल। ये विशेष बात अपन को याद रखनी है। केमिस्ट्री में साइंस वाले बच्चों को सिखाते भी हैं, कभी भी अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, जल में अम्ल ही मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जल में अम्ल मिलाया जाता है। अब इसमें अपन अम्लों के दैनिक जीवन में कुछ उपयोग हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि अम्लों के दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या है। अम्लों के दैनिक जीवन में उपयोग। यूजेज ऑफ एसिड्स इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला जो आता है हमारा, वो आता है एसिटिक अम्ल। CH3COOH। इसका यूज कहाँ होता है? सिरका बनाने में करते हैं। सिरका क्या होता है? अचार आदि के परिरक्षण के लिए, चाउमीन वगैरह में भी डाला जाता है। तो सिरका बनाने में, अचार आदि के परिरक्षण के लिए सिरके का यूज किया जाता है। विनेगर का यूज करते हैं, और विनेगर क्या है याद? विनेगर में एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। सिरके का जो यूज होता है ना, वो अचार के परिरक्षण में किया जाता है। किया जाता है अचार के परिरक्षण में सिरके का यूज होता है। दूसरी बात, एसिटिक अम्ल का 4 से 5% विलयन। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में 2 बार आ चुका है। एसिटिक एसिड का 4 से 5% विलयन क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। आपकी फिर आ सकता है क्वेश्चन, याद रखना। 4 से 5% विलयन क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। यानी 100 ml जल के अंदर यदि आप 5% या मैक्सिमम 10% भी माना जा सकता है, 10% यदि आप उसमें एसिटिक अम्ल मिला दोगे तो पूरा घोल क्या बन जाएगा? सिरका बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? सिरका बन जाएगा। और एसिटिक अम्ल का जो उपयोग है वो लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में भी किया जाता है। का जो यूज होता है ना, वो लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में भी किया जाता है। लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में भी किया जाता है। ये हमारा पहला
अम्ल एक इसका दैनिक जीवन में क्या हो गया है, उपयोग हो गया। दूसरा अपन बात करते हैं, एक आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहा जाता है H2SO4। प्रबल अम्ल है ये दुर्बल अम्ल है, याद रखना। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, ये प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ होता है? अम्लों का राजा बोलते हैं, कसीस का तेल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है दोस्तों? अम्लों का राजा बोलते हैं, अम्लों का राजा कहा जाता है इसको, कसीस का तेल बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉयल। कसीस का तेल कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रॉयल बोलते हैं। इसकी यूज की यदि हम बात करें, इसका यूज कहाँ होता है, तो एक तो दोस्तों इसका यूज होता है रंग बनाने में, पेंट बनाने में, प्लास्टिक उद्योग में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, अपमार्जक बनाने में, वाहनों की बैटरियों में, पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में, विभिन्न केमिकल्स बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, इन सभी में याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इसका यूज होता है विभिन्न रसायनों के निर्माण में, विभिन्न रसायनों, केमिकल्स तथा उर्वरकों, फर्टिलाइजर, उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। दूसरा, रंग पेंट प्लास्टिक बनाने में, रंग पेंट तथा प्लास्टिक उद्योग में, डिटर्जेंट उद्योग में किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, कलर वगैरह बनाने में। सीसा संचायक सेल में, सीसा संचायक सेल को बोलते हैं वाहनों की बैटरी में, वाहनों की बैटरी में। पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में, प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम सबस्टांसेज, प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम सबस्टांसेज, पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में। इन सभी में याद रखना किसका यूज होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है, जिसको अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अम्लों का राजा कहते हैं। अगला जो आता है हमारा, वो आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा आता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नमक का तेजाब, जिसका यूज आप घरों में करते हो सफाई के रूप में, वो कौन सा अम्ल होता है, याद रखना? HCl होता है। कौन सा होता है? HCl। HCl का यूज होता है रंग बनाने में, औषधियां वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, सफाई के रूप में किया जाता है, चर्म उद्योग में करते हैं, चमड़ा उद्योग में, चर्म उद्योग, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। महत्वपूर्ण अम्लराज बनाने में, अम्लराज को बोलते हैं एक्वारेजिया। धोखेबाज जो सुनार होते हैं ना, स्वर्णकार, वो गोल्ड टेस्टिंग में इसका यूज किया जाता है। अम्लराज का यूज कहां करते हैं? धोखेबाज सुनार द्वारा सोने के परीक्षण में किया जाता है, गोल्ड टेस्टिंग में इसका यूज किया जाता है। गोल्ड टेस्टिंग में धोखेबाज सुनार इसका यूज करते हैं। और इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अम्लराज में इसका संगठन क्या होता है, तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? अम्लराज बनाते हैं, एक्वारेजिया बनाते हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं? सोने के परीक्षण में किया जाता है। इसको नमक का तेजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? नमक का अम्ल बोलते हैं, या इसको नमक का तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नमक का तेजाब। घरों में सफाई के रूप में भी इसका यूज किया जाता है।
तो ये हमने दोस्तों अम्ल क्षार लवण के बारे में एक छोटा सा टॉपिक था आपके एवरीडे साइंस का, उसके बारे में हमने चर्चा की है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।